पहला पॉडकास्ट लॉन्च करने जा रहे हैं और इस पॉडकास्ट का फर्स्ट एपिसोड हम हमारे माननीय जिलाधिकारी श्री सुनील अक्षय अग्रवाल जी के साथ स्टार्ट करेंगे। इसी कड़ी में जो कि भारत में अभी आगामी निर्वाचन सर पे है, तो मैं बुलाना चाहूँगा आज के हमारे विशेष मेहमान श्री अक्षय सुनील अग्रवाल जी को। जोहार सर, जय मां सुमलई। अक्षय सुनील अग्रवाल वर्तमान में संबलपुर कलेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वह एडीएम मयूरभंज और उससे पहले नबरंगपुर में सब कलेक्टर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम के रूप में तैनात थे। आईएएस में शामिल होने से पहले अक्षय 1 वर्ष से अधिक समय तक ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी NUS सिंगापुर में अर्थशास्त्र में शोधकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। अक्षय ने 2015 से 2017 तक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया है, जहां वह स्वर्ण पदक विजेता थे। उनके पास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है, जहां वे स्वर्ण पदक विजेता भी थे। अक्षय को पढ़ना, फिल्में देखना, यात्रा करना और खाना बनाना पसंद है। वह एक शौकीन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उसे नई भाषाएं सीखने में आनंद आता है। वह 5 भारतीय भाषाएं जानते हैं: हिंदी, मराठी, उड़िया, गुजराती और उर्दू। वह तेलुगु भी अच्छे से समझ सकते हैं। वह जर्मन और मंदारिन पर भी अपना हाथ आजमा रहे हैं, जिसे वह अभी भी सीख रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा सर आपके बारे में ब्रीफ इंट्रो देखकर। थैंक यू। तो सर कमिंग टू द पॉइंट डायरेक्टली, जैसे कि सर हम सेलिब्रेट करने चाह रहे हैं इंडिया की सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में, और एक महापर्व चुनाव का जो महापर्व होने वाला है, तो उसको लेके सर हम एक पहले तो मैं सर आपको एक ब्रीफ करना चाहूँगा। एक जन संवाद हम एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं और इसमें सर ये हमारा प्रयास है कि जो भी जनता की क्वेश्चंस हैं या जो क्वेरीज हैं जो कि वे समाव सोचते हैं कि हम कैसे पूछें, कैसे अप्रोच करें, या वे अप्रोच करने की कोशिश भी करते हैं तो आप तक या जो भी कंसर्न अधिकारी है उन तक पहुंच नहीं पाते। कई बार या तो डर का एक फैक्टर होता है या अप्रोच का फैक्टर होता है, तो कहीं ना कहीं वह कई सारी जिज्ञासा होती है लेकिन वे कनेक्ट हो नहीं पाते हैं। जिला प्रशासन या सरकार की पहल होती है कि वे पहुँचे आम जनों तक, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो एक हमारा छोटा सा प्रयास है जन संवाद के तरफ से, एक पॉडकास्ट हम शुरू कर रहे हैं और उसी के कड़ी में ये हमारा पहला एपिसोड है, जो कि स्वयं जिलाधीश के माध्यम से हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। और हमारा आगे भी प्रयास रहेगा कि हम इसी तरीके से सर नए नए अधिकारियों से, नए नए सेलिब्रिटीज़ या जो भी गणमाध्यम के हम लोगों तक पहुंच सकें, लोगों को जानकारी पहुंचा सकें, लोगों को कंटेंट्स वगैरह रेगुलर अपडेट्स दे सकें। ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है। तो सर थोड़ा सा नर्वस भी है। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया ये आपका पहला एपिसोड है, तो आपके लिए भी ये शुरुआत ही है। तो मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूँ और माँ समलेश्वरी के चरणों में प्रार्थना भी करता हूँ कि आपका जन संवाद बहुत सक्सेसफुल हो और इसके बाद में इसी तरह आप इसको कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। थोड़ा नर्वस भी फील कर रहा हूँ सर, तो शुरू करते हैं। जी सर, चुनाव की तैयारियों के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया लगभग कितने समय से चल रही है और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं? जी, तो देखिए, चुनाव की तैयारियां लगभग चुनाव से 6 से 7 महीने पहले शुरू हो जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव में 3 M's के ऊपर हम लोग काम करते हैं। 3M, उसमें पहला M होता है मशीन्स, जो EVM मशीन जिसको हम बोलते हैं, तो मशीन। दूसरा M होता है मटेरियल और तीसरा M होता है मैन पावर। तो चुनाव करने के लिए हमको मैन पावर चाहिए, मशीनें चाहिए और मटेरियल चाहिए। ये तीनों का मोबिलाइजेशन, तीनों मतलब जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है लगभग 6 महीने पहले से। तो सर मैंने आपके ज्वाइन करते ही सबसे बड़ा चैलेंजेस आपके सामने आ गया जी बिल्कुल। मतलब मैंने जब संबलपुर ज़िले में ज्वाइन किया तो चुनाव बिल्कुल मतलब ऑन दी राउंड दी कॉर्नर जो बोलते हैं वैसे थे, और आते ही मतलब चुनावों के काम में हम लोग लग गए।
तो सर कोई मैंने आपकी तैयारी थी या आप प्रिपेयर थे कि आपको पता था कि चुनाव आने का है, मेरी पोस्टिंग हो रही है, तो कुछ आपका पहले से प्लानिंग था या एक्सरसाइज उसमें? हाँ, मन में तो वो बना रखा था कि लोकसभा चुनाव, हमारे उड़ीसा में तो विधानसभा चुनाव भी होते हैं साथ में, तो मन में तो था कि अभी जाते ही चुनाव करवाने हैं। और इसके पहले जो मेरी पोस्टिंग थी एडीएम मयूरभंज, तो वहाँ पर भी मैं एज ए एडीएम में इलेक्शन सेक्शन देखता था, तो मुझे काफ़ी इलेक्शन के बारे में पहले से मुझे मतलब पता था प्रोसेसेस के बारे में, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा कंफर्टेबल था क्योंकि पहले एज ए एडीएम में काम कर चुका था। वेरी नाइस, ओके सर। आज देयर एनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज और मेथड्स जो कि जैसे कि वोटिंग प्रक्रिया को सुगम और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए किस तरीके की टेक्नोलॉजीज या प्रोसेस आप लोग यूज़ में लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो ईवीएम एक खुद में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, मशीन जो हम यूज़ करते हैं वोटिंग में। और उसके माध्यम से जैसे कि आप यदि साधारण चुनाव यदि आप 1952 से यदि आप देखेंगे तो उस समय में जो वोटिंग परसेंटेज होता था इंडिया में और आज जो वोटिंग परसेंटेज है काफ़ी बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ दिस मशीन। तो सबसे पहले तो ये है कि वोटर पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ है, ये जो टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ की गई है। उसके बाद में ये मशीन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये किसी भी बाहरी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होती है और उसको ना तो कोई हैक कर सकता है, ना वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है। और उसमें इतने सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं कि वो इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि उससे चुनाव काफ़ी ट्रांसपेरेंट वे में होते हैं, काफ़ी अकाउंटेबिलिटी होती है सिस्टम में। तो ये तो एक है। दूसरा है कि जैसे हमारे काफ़ी सारे प्रशासकीय मेजर्स भी होते हैं जिससे चुनाव की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट बने। जैसे कि हर बूथ में हम लोग वेबकास्टिंग करते हैं, लगभग 60% वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट कैमरा लगाए जाते हैं जो कि कलेक्टर के ऑफिस में, आरओ के ऑफिस में लाइव स्ट्रीमिंग होती है। और जो हमारे पोलिंग पर्सनल भी होते हैं, जो मशीनें होती हैं, उनका 2-2, 3-3 बार रैंडमाइजेशन होता है। तो मतलब काफ़ी ट्रांसपेरेंट वे में, अकाउंटेबल वे में सारी चीज़ों को किया जाता है। तो बस यही हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा वोटर पार्टिसिपेशन हो सके और जितनी ट्रांसपेरेंट वे से चुनाव हो सके, तो ये सारी चीज़ें होती है उसमें। सर लेकिन ईवीएम को लेके हमारे पास कई सारे सवाल आए हैं और मैक्सिमम ऑफ द लेटर्स और क्वेश्चंस वी हैव रिसीव्ड इज़ ऑल रिगार्डिंग ईवीएम कि ईवीएम जिस तरीके से एक मीडिया परसेप्शंस है या विरोधी दलों की भी, ओपोजिशंस की भी जो डिमांड है कि भी ईवीएम में कहीं ना कहीं हैक होता है या सम माल प्रैक्टिस आर देयर, या उसको ईवीएम के बाद में हम देते किसी और पार्टी को है, जाता कहीं और है। तो ये क्या सर बने? जी नहीं, देखिए ये बिल्कुल झूठ है। ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती है क्योंकि जैसा मैंने बताया वो इस तरह की टेक्नोलॉजी की किसी भी एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। आप उसको वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर सकते, उसमें कोई सिम कार्ड नहीं डाल सकते, तो उसको हैक होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरी बात यह है कि हमारे अलग अलग स्तर पे उसकी चेकिंग होती है। जैसे सबसे पहले फर्स्ट लेवल चेकिंग जिसको हम बोलते हैं, जो 6 महीना पहले होती है, उस टाइम पे सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रेजेंस में उसका चेकिंग होता है। मॉक पोल होता है, उसमें 1000 वोट डाले जाते हैं, देखे जाते हैं कि जितने वोट जिस पार्टी को डाले गए हैं या जिस सिम्बॉल को डाले गए हैं वो पड़े हैं या नहीं। उसके बाद में जब हमारा एक्चुअल पोल जब होता है उसके पहले भी मॉक पोल होता है, कमीशनिंग के टाइम पे मॉक पोल होता है। तो और उसमें काफ़ी सारे सिक्योरिटी फीचर्स है। हर मशीन का अपना एक नंबर है, उसके ऊपर एक सील लगता है, उस पर नंबर होता है, एड्रेस टैग्स लगते हैं। तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी करना असंभव है, मतलब इम्पॉसिबल है। तो ये जितने भी मतलब लोगों के मन में जो डाउट्स आते हैं, मैं आज इस आपके मंच के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि ईवीएम को लेकर कोई संदेह अपने मन में ना रखे, क्योंकि ईवीएम बिल्कुल मतलब एक ट्रांसपेरेंट तरीका है वोटिंग करने के लिए। तो सर क्या बाकी कंट्रीज भी ईवीएम को ही फॉलो करती हैं? जी देखिए, बहुत, हाँ, इंडिया को देखकर बहुत सारी कंट्रीज़ ने अभी ईवीएम को अपनाया है। जैसे हमारी मशीनें काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जा रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े देश, जो अमीर देश है, वो लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि देखिए उसमें पॉपुलेशन भी एक फैक्टर होता है। हमारे इंडिया में यदि आप देखेंगे तो इस साल 2024 के चुनाव में लगभग 96 करोड़ वोटर्स इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब पूरे दुनिया का लगभग 1/8 हिस्सा इस बार इस डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेगा। तो यदि हम टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे
यदि हम फिर से वो ट्रेडिशनल पेपर उसमें चले जाएंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज कितना डाउन हो जाएगा और समय कितना ज़्यादा लगेगा। तो ईवीएम को लेके ये स्पष्ट है कि कहीं पे भी कोई माल प्रैक्टिस या कोई हैक होने का कोई सवाल बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी बार कई सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स चैलेंजेस भी रखे हैं कि आप इसको हैक करके बताइए, हम ओपनली आपको रखते हैं। इनफैक्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली ही एक 26 अप्रैल के दिन एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जो उनका मेन पिटिशन वो यही था कि ईवीएम को दरखास्त किया जाए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मानने से इनकार कर दिया कि ईवीएम को कोई हैक कर सकता है या उसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है। तो यदि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है तो फिर तो कोई किसी का कोई बोलने का सवाल ही नहीं आता। थैंक यू सर। तो सर चुनाव 2024 में संबलपुर लोकसभा और विधानसभा जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसमें सर वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से आप लोगों का क्या स्टेप्स आप लोगों ने? जी, तो देखिए वोटर टर्नआउट हम लोग पिछले 2 चुनावों का देखते हैं जनरली कि 2014 और 19 में हमारे यहाँ वोटर टर्नआउट कैसा था। उसमें एक पूरे ज़िले की बात हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ज़िले में 4 निर्वाचन मंडली है। चारों निर्वाचन मंडली का अलग अलग वोटर परसेंटेज होता है। उसमें भी बूथ वाइज हम लोग एनालाइज करते हैं पहले तो कि किस बूथ में परसेंटेज कम था। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, हमारे पूरे संबलपुर ज़िले का पिछले बार वोटर टर्नआउट था 76%, लेकिन एवरेज में पूरे ज़िले का। लेकिन यदि आप केवल संबलपुर शहर की बात करेंगे तो उसका 66% कुछ था। उसमें भी 4-5 बूथ ऐसे थे कि जिनका 55%, 52% ऐसा था। तो हम ज़्यादातर हम फोकस करने की कोशिश करते हैं बूथ वाइज कि कौन से बूथ में हमको ज़्यादा अटेंशन देना है और रूट कॉज क्या है। तो हमने ये पाया कि जब हमने एनालिसिस किया कि कुछ जगहों पे वोटिंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे माइग्रेंट्स हैं, तो मतलब बेसिकली उनका नाम वोटर तालिका में नहीं होना चाहिए, वो यहाँ से जा चुके हैं लेकिन फिर भी वोटर तालिका में नाम है। तो इस बार हमने जो हमारा जो समरी रिवीजन होता है, इस बार उनके नाम हमने काटने की कोशिश की है जब हमारा समरी रिवीजन हुआ था। तो उसके बाद में काफ़ी हमने देखा है कि महिलाएं वोट देने नहीं जाती है क्योंकि यूजुअली महिलाएं डिपेंडेंट होती है अपने पति के ऊपर या बेटे के ऊपर वोट देने जाने के लिए, और यदि घर में कोई जेंट्स नहीं है तो वो वोट देने के लिए नहीं जा पाती या घर की हाउस या हाँ बिजी रहती है। तीसरा एक होता है अर्बन अपैथी जिसको हम बोलते हैं कि शहरों के लोगों को लगता है कि अरे वोटिंग का दिन छुट्टी का दिन है तो चलो छुट्टी मनाने हम लोग चलते हैं। और यूजुअली आप देखेंगे वोटिंग डे यदि सैटरडे संडे को यदि पड़ता है तो लोग उस समय पे कहीं बाहर चले जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए, वोटिंग देने जाते नहीं। तो हमने ये एनालिसिस किया और इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि वो टारगेटेड पॉपुलेशन को हम कैसे टारगेट करें ताकि उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़े। तो हमारा डोर टू डोर अवेयरनेस शुरू है, BLO डोर टू डोर जाके अवेयरनेस कर रहे हैं। काफ़ी सारे हम लोग कैंपेन्स कर रहे हैं, जैसे ये भी एक जनसंवाद आपका जो मंच है, इसके माध्यम से भी मैं सभी को मतलब एक अनुरोध कर रहा हूँ कि आप 25 मई के दिन वोटिंग दें। तो इसी तरह के माध्यम से हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों में। सर तो इसमें जैसे आप बता रहे हैं कि आप लोगों की इतनी ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ रहती है, गवर्नमेंट इतनी सारी चीज़ें कर रही है, अप्रॉक्स अगर आप डाटा के हिसाब से देखेंगे तो मेरे पास जो डाटा है लगभग 10 लाख बूथ से ऑल ओवर इंडिया, और उसमें भी अपन कॉन्फाइन होते हैं, अपने संबलपुर लोकसभा में आते हैं तो लगभग 1000 पोलिंग बूथ है और 8 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं। तो सर एज ए गोल्ड मेडलिस्ट इन इकोनॉमिक्स, जो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा हुआ है, तो आप क्या सोचते हैं व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 वोट टू द टैक्स पेयर? जी देखिए ये एक्चुअली कॉस्ट ऑफ 1 वोट तो बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इलेक्शन में जो खर्च होता है वो अलग अलग स्तरों पे होता है। जैसा कि इलेक्शन कमीशन के स्तर पे कुछ खर्च होता है, फिर स्टेट में CEO चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो होते हैं उनके लेवल पे कुछ खर्च होता है, कुछ खर्चा हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, कुछ RO लेवल पे होता है। तो टोटल खर्च कितना होता है ये बताना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मैंने पेपरों में जो पढ़ा है जो 2014 इलेक्शन के बारे में, तो 46 रुपीज़ पर वोटर 2014 में खर्च हुआ था, 2014 के इलेक्शन में। पर वोटर जो वोट करते हैं या जो रजिस्टर्ड? नहीं, जो टोटल हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स है पर वोटर्स। अगर इस बार बात करें तो जैसे आप बताएं 96 करोड़ वोटर है तो मल्टीप्लाई इनटू 50 तो लगभग, हाँ लगभग यदि 2014 के रेट के हिसाब से आप जाएं तो लगभग उतना आप खर्चा समझ लीजिए, 5000 करोड़ का खर्चा है लगभग।
सर संबलपुर में जैसे 25 मई को चुनाव होने हैं, मतदान होना है, तो सर ड्यूरिंग दिस हॉट समर क्या स्पेशल प्रोविजंस प्रशासन की ओर से किया जा रहा है टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द वोटर्स, इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पोलिंग एजेंट्स, पोलिंग बूथ्स या जो भी आपके ऑफिसर्स हैं? जी क्योंकि काफ़ी भीषण गर्मी रहती है और लू का बहुत बड़ा प्रकोप रहता है जी संबलपुर। जी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि वोटिंग 25 मई के दिन होने वाली है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ही भीषण गर्मी रहेगी उस दिन। तो उसके लिए हमारी काफ़ी सारी तैयारियां चल रही हैं। जैसे सबसे पहले तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर रेस्ट शेड रहे, जहाँ पे क्यू जो लोगों का जो लगा रहे वो एक रेस्ट में, मतलब एक शेड में रहे, ओपन में ना रहे, ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना आए। दूसरा चीज़ हम ये लोग ये कर रहे हैं कि पोलिंग बूथ जिस रूम में है उस रूम के ऊपर हम लोग एक वाइट पेंट दे रहे हैं इस बार। तो सूर्या कूल नाम का एक पेंट आता है, उसको हम दे रहे हैं ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा कंट्रोल, रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो और टेम्परेचर कंट्रोल में रहे, डायरेक्ट सनलाइट कम करे, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होता है उससे। तीसरा है कि हर पोलिंग स्टेशन में हम पीने का पानी ये हम रख रहे हैं, ORS रख रहे हैं, पैरामेडिक स्टाफ रख रहे हैं, ताकि कोई भी यदि हीट स्ट्रोक या हीट स्ट्रेस का कोई केस आता है उसको इमीडिएटली हम लोग एड्रेस कर सके। इसके अलावा हम लोगों ने इस बार प्लानिंग किया है कि हर बूथ के ऊपर हम वाटर स्प्रेइंग करेंगे। जो पीक गर्मी का समय होता है सुबह 11 से 3 बजे तक, उस टाइम पे कंटिन्यू वाटर स्प्रेइंग हम लोग वहाँ पे करेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा बना रहे उस एरिया में। तो गर्मी को लेकर हमारी मतलब हीट को लेकर काफ़ी हमारी तैयारियां हैं। इसके अलावा हम अवेयरनेस भी कर रहे हैं लोगों में कि जब आप वोट देने जाए तो कोशिश करें कि सुबह 11 से पहले ही चले जाए या फिर दोपहर में 3 बजे के बाद जाए जब गर्मी थोड़ी कम होती है। ओके सर, जैसे कि सर इस बार संबलपुर चुनाव को देखते हुए जो फर्स्ट टाइमर वोटर्स हैं सर, वो काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करते हैं और हमारी डाटा के हिसाब से सर इस बार संबलपुर में लगभग 1,18,000 से ज़्यादा न्यू वोटर्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है सर, और ये एक बहुत डिसिसिव फैक्टर रहेगी क्योंकि इतना हैवी वेट चुनाव है। तो सर आप लोगों की क्या तैयारी है टू एनकरेज द फर्स्ट टाइमर वोटर्स, या उनको कैसे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये एक बड़ा फैक्टर है, ये किसको वोट देंगी। ये जो वर्ग है 1,18,000 नंबर्स, अगर उसमें से अगर आप एवरेज आउट निकाले कि भी 76%, तो लगभग 96,000 या लगभग क्लोज टू 1 लाख एक बहुत बड़ा फिगर है जो कि चुनाव का एक दिशा निर्देश तय करेगी। बिल्कुल, देखिए मैं जो मानता हूँ कि यंग वोटर्स जो होते हैं कि उनका वोटिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उनका भी एक अधिकार है कि वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें और उनके जो प्रश्न हैं उसको लेकर वो वोट दें। जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल ठीक बताया आपका डेटा कि लगभग 1 लाख के अराउंड फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे ज़िले में रहेंगे। उसमें से भी जो सबसे यंग ग्रुप होता है 18-19 साल का, जो अभी जिन्होंने अपना नाम वोटर तालिका में एनरोल कराया है इन लास्ट 1 ईयर, जो अभी 1 अप्रैल को 18 साल के हुए हैं, उन लोगों को भी इस बार वोटिंग देने का अधिकार है। तो उनको, उनके लिए हम लोग खास ये करते हैं कि कॉलेज स्तर के ऊपर हम काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, उसको हम चुनाव पाठशाला बोलते हैं, और हर कॉलेज में एक इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब भी हमने बनाया हुआ है कि जिससे कि वो कॉलेज के बच्चों को अवेयरनेस करता है, वोटिंग के बारे में बताता है। इसके अलावा वोटिंग कैसे करनी है, मतलब जो EVM है, तो हम लोग हमारे पास कुछ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस EVMs होते हैं, उसके माध्यम से हम लोग मतलब जनवरी महीने से तो 28 फरवरी तक हमारे पूरे ज़िले में हम लोग हमारी टीम्स EVM को लेकर घूम रही थी। मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन में EVM डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स भी थे, तो वहाँ पे लोगों को एक्चुअली बताया जाता है कि EVM काम कैसे करता है, आपको वोटिंग कैसे देनी है, और स्पेशली उस टाइम पे हमारा फोकस होता है फर्स्ट टाइम वोटर्स के ऊपर। तो बस यंग वोट, सबसे पहली स्टेप तो है कि यंग वोटर्स को हम एनरोल करें। एनरोल करने के बाद में उनको एक्चुअली इलेक्टर टू वोटर हम लोग उनको कन्वर्ट करें कि वो उस दिन जाकर वोट दें, कास्ट देयर वोट। वेरी नाइस। तो सर हाउ आर यू एंगेजिंग विद लोकल कम्युनिटी लीडर्स या इन्फ्लुएंसर जो रहते हैं, क्योंकि हर एरिया में एक प्रभावशाली व्यक्ति रहते हैं जिनके बात का वजन रहता है, या यू कैन कॉल देम ए सोशल लीडर एज वेल।
तो उनको किस तरीके से आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका वोटर टर्नआउट बढ़े? अल्टीमेटली आपका एम है कि एवरीवन शुड कास्ट देयर वोट। जी, हम लोग जैसा कि हमने बताया, हमारी स्वीप एक्टिविटीज़ होती है, मतलब जिसमें हम वोटर अवेयरनेस, वोटर एजुकेशन करते हैं। तो सोशल इन्फ्लुएंसर्स या जैसा आपने बताया कि कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन किसी लोकेलिटी में, उनको बुला के हम लोग मीटिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को आपको अवेयर करवाना है चुनाव के प्रति। हमारी वोटिंग डेट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से आप यूज़ कर सकते हैं, फिर वोटिंग समय क्या होता है, आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है। तो ये सारे बेसिक मुद्दों को लेकर हम उनको इन्वॉल्व करते हैं और वो अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों में। इस टाइप की एक्टिविटीज़ संबलपुर में हो रही है? संबलपुर में हो रही है और अभी हम उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई करने वाले हैं, क्योंकि अभी वोटिंग का समय बस अभी आने वाला है। तो अगले आने वाले 1-2 हफ्ते में हम ये एक्टिविटीज़ और ज़्यादा इंटेंसिफाई करेंगे। वेरी नाइस सर। तो सर, कैन यू शेयर सम इनसाइट्स इनटू द वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड एफर्ट्स टू अपडेट द वोटर लिस्ट, जो कि आपने अभी जस्ट रिसेंटली बताया, तो उसी के ऊपर में और थोड़ा। जी देखिए, वोटर तालिका में अपना नाम जोड़ना एक बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो हर साल हमारे यहाँ पे लगभग अक्टूबर महीने से लेकर तो दिसंबर महीने में एक स्पेशल समरी रिवीजन होता है, एवरी ईयर होता है। इस साल भी हुआ था, जिसमें कि आपका नाम ऐड का हो सकता है। यदि किसी की डेथ होती है या शिफ्ट हो जाते हैं तो उनका नाम डिलीट हो सकता है। यदि आपके वोटर तालिका में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई एड्रेस में मिस्टेक है, वो चेंजेस भी आप करवा सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, जिसको भर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे फॉर्म्स आप ऑनलाइन माध्यम से भी भर सकते हैं। जैसे एक वोटर हेल्पलाइन ऐप होता है, जिसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके आप सीधा उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता है एक वोटर सर्विस पोर्टल होता है ऑनलाइन, जिसमें भी आप इंटरनेट में जाके वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। या सबसे आसान तरीका होता है अपना जो बूथ स्तरीय अधिकारी है, BLO, आप BLO को बोल दीजिए अपना डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह जो भी है वो उनको दे के अपना वोटर तालिका में आप नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। सर, किसी को अगर जानना है कि उसका BLO कौन है, तो वो कैसे जानेगा या किससे संपर्क करेगा? वो बिल्कुल जान सकते हैं। एक वोटर सर्विसेज पोर्टल होता है, उसके अंदर आप जाइए। आपका यदि आपके पास में एपिक नंबर है उसको आप डालिए, और या तो यदि एपिक नंबर ना भी है, आप अपने संबलपुर के बारे में, जो संबलपुर निर्वाचन मंडली के यदि आपका नाम एनरोल्ड है, उसका आप डिटेल डालिए। उसमें आपको बूथ वाइज आ जाएगा, वो बूथ में कौन कौन सा एरिया कवर होता है वो उसमें आ जाता है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपकी कॉलोनी, आपका एरिया कौन से बूथ के अंडर में है और उसके कंसर्न BLO कौन है। तो सर, कैन यू प्रोवाइड सम एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल वोटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन, जैसे कि अभी आप ही का चलाया हुआ एक हमने चला रहा था क्लिप, तो उस तरीके का आप लोगों का और क्या एक्टिविटी? देखिए, हम ये कोशिश करते हैं कि लोकल लैंग्वेज और लोकल कल्चर, लोकल ट्रेडिशन को हम यूज़ करें ताकि लोगों से एक कनेक्ट बना सके। तो इस बार हमने एक वोटर मैस्कॉट एक डिज़ाइन किया है, जिसको हम वोटर दादा और वोटर नानी बोलते हैं संबलपुरी भाषा में। तो वोटर दादा और वोटर नानी ये हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी के मैस्कॉट्स हैं, जो कि पूरे संबलपुर शहर में घूम रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी और फिज़िकल माध्यम से भी। और गली गली में घूमकर, ऑनलाइन में, मोबाइल में जाकर वो लोगों को उनके प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। जो मतलब जैसा कि एक वीडियो आपने चलाया था, मैंने देखा था, तो उसमें वो वोटर नानी उसकी एक सहेली को बता रही है कि वोट देने के लिए जाना है, फिर क्या क्या फैसिलिटीज़ वोटिंग बूथ के ऊपर हैं। तो हमने कोशिश की है कि हम लोगों तक एक कनेक्ट बना सके इस माध्यम से, और काफ़ी नई चीज़ें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे यंग वोटर्स की आपने बात की थी, तो फर्स्ट टाइम वोटर, यंग वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग सिनेमा हॉल में, मॉल्स में, मूवी थिएटर्स में, वहाँ पे भी अवेयरनेस कैंपेन्स हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं। फिर हम लोग जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चों से हम लोग हैंड रिटन लेटर्स बनवा रहे हैं कि बच्चे ग्रीटिंग कार्ड जैसा कुछ बनाए, जिसमें छोटी सी ड्राइंग करे और उसमें एक मैसेज लिखे। फिर वो बच्चों के हाथ का बनाया हुआ लेटर हम लोगों को भेजेंगे, जिसमें बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों को कि आप जाके वोट कीजिए, इस दिन वोटिंग है। तो इसी तरह के सारे हम लोग मेजर्स ले रहे हैं। सर, ये तो हो गया सर रूरल लेवल में, जबकि आप देखेंगे एवरेज आउट में तो मैक्सिमम वोट टर्नआउट जो होता है वो गाँव से या फिर एकदम इंटीरियर्स में जो है वो फैक्टर्स डिसाइडिंग फैक्टर्स होता है जी। तो उनको सर जागरूक करने के लिए कि वहाँ पे किसी तरीके से माने कोई भी प्रभाव ना पड़े और वो अपने मन से जो जिसको वो देना चाहते हैं उनको वोट दें,
तो उनको लेके भी सर कुछ अपने है ऐसा कुछ एक्टिविटी? जी बिल्कुल है। मतलब जैसे मैंने बताया भी था कि बीएलओ हमारे घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर अवेयरनेस कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो बात वो लोग बोल रहे हैं वो यही है कि वोटिंग आप करिए बिना किसी के प्रभाव में आकर। उसको हम एथिकल वोटिंग बोलते हैं। एथिकल वोटिंग। तो एथिकल वोटिंग का मतलब होता है कि आप अपने मन से, अपनी इच्छा से वोटिंग दें, ना कि किसी के प्रभाव में आकर। अब देखिए, प्रभाव दो तरह का हो सकता है। एक तो कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है। दूसरा हो सकता है कि कोई आपको पैसा दे रहा है, उस तरह मनी पावर या मसल पावर यूज़ कर रहा है। मसल पावर। तो वोटर्स को हम लोग यही सचेतना कर रहे हैं कि आप इस सब में ना पढ़कर एथिकल वोटिंग करिए, अपने मन से करिए। उसके लिए काफ़ी अवेयरनेस पोस्टर्स, पैम्पलेट्स भी हमने छपवाए हैं जो बीएलओ लोग बांट रहे हैं। बीएलओ घर घर जाकर भी लोगों को बता रहे हैं। और हम लोग काफ़ी ऑनलाइन माध्यम से भी इस तरह के वीडियोस हम लोग बना रहे हैं कि जिसके थ्रू लोगों में अवेयरनेस फैले। तो इसमें सर जिस तरीके से चुनाव में गड़बड़ी होती है, माल प्रैक्टिसेस होते हैं या धांधली होती है, ये सारे उससे आपको लगता है कि हम इफेक्टिवली उसको कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, काफ़ी सारे मेजर्स हैं। जैसा एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एमसीसी होता है। एमसीसी के लिए एनफोर्समेंट टीम्स होती है, हमारे आचार संहिता जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद में जिले में फ्लाइंग स्क्वाड्स होते हैं कि जो कंटिन्यूसली एक एरिया उनको दिया जाता है, उसमें घूमते हैं। गाड़ियों की चेकिंग होती है, चेक नाके लगते हैं, एसएसटीज होते हैं। हमने काफ़ी सारे जॉइंट एनफोर्समेंट टीम्स भी बनाए हैं जो एक तरह से सरप्राइज इंस्पेक्शन करते हैं। तो काफ़ी सारे मेजर्स लिए जाते हैं कि किसी भी तरह की माल प्रैक्टिस ना हो। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे वेबकास्टिंग होती है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, तो बूथ स्तर के ऊपर भी कोई तरह की धांधली ना हो, कोई तरह की गड़बड़ी ना हो, उसके लिए लाइव स्ट्रीमिंग है। फिर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे बैंक के एम्प्लॉय या एलआईसी के या पीएसयू के, उन लोगों को माइक्रो ऑब्जर्वर बोल के भी हम लोग बूथ में रखते हैं ताकि वो कंटिन्यूसली वॉच करें। स्पेशली क्रिटिकल बूथ्स में जहाँ पे कुछ हिस्ट्री है पहले की, वहाँ पे हम उन लोगों को भेजते हैं। सीएपीएफ की सिक्योरिटी होती है बूथ्स में। तो इस तरह के हम लोग काफ़ी सारे प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स लेते हैं जिससे कि किसी भी तरह की माल प्रैक्टिस या इलेक्ट्रल ऑफेंस ना हो। सर, क्या आप बता सकते हैं चुनाव में जो धन का जो आपराधिक उपयोग होने की संभावना होती है या हो रही है, इनफैक्ट हर जगह होती है, तो उसको अपन किस स्तर तक रोक सकते हैं या प्रशासन उस दिशा में क्या? हाँ, वही है जैसा मैंने बताया कि फ्लाइंग स्क्वाड्स, एसएसटीज हम लोग के तैनात हैं, सक्रिय है। जिस दिन से चुनाव डिक्लेयर हुआ है उस दिन से फ्लाइंग स्क्वाड्स है। फिर हम लोग की वीडियो टीम भी होती है कि जो भी रैली होती है, चुनावी रैली हो, मीटिंग हो, उनकी वो कंटिन्यूसली वीडियो शूटिंग करके कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हम मॉनिटर करते हैं। और काफ़ी सारे पुलिस की तरफ से भी चेक नाके लगते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट के चेक नाके होते हैं, आईटी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो किसी भी तरह का मनी पावर इसमें मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस ना करे, उसको चेकिंग के लिए काफ़ी सारे प्रशासकीय मेजर्स। तो सर, जो इसमें समझ लीजिए पैसे या फिर जो भी सीजर लिस्ट में होता है वो कहाँ जाता है? राज्य खजाने में जाता है? उसका क्या होता है? फिर वापस हो जाता है या फिर समझ लीजिए कोई क्लेम? जो भी सीजर होता है, देखिए एक ऑनलाइन पोर्टल है, इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें उसको चढ़ाया जाता है। अभी तो उसका प्रोसेस ये होता है कि उसको हम ट्रेजरी में डिपॉजिट कर देते हैं और एक जिला स्तर के ऊपर एक कमेटी होती है कि वो यदि सपोज़ किसी का कुछ कैश सीज हुआ है और वो सीजर होकर ट्रेजरी में डिपॉजिट हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक कमेटी होती है उसकी, वो कमेटी के सामने आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और आपको वहाँ प्रूव करना होता है कि ये किसी भी तरह के इलेक्शन को की प्रक्रिया को इफेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे। यदि कमेटी सेटिस्फाई होती है तो आपका पैसा रिलीज़ हो जाता है। और यदि वो चुनावी काम के लिए यदि है तो वो सीज होके ट्रेजरी में चला जाता है पैसा। सर, विद द इंक्रीजिंग रोल ऑफ सोशल मीडिया, एक जन संवाद भी एक तरीके का सोशल मीडिया ही है, तो विद द इंक्रीजिंग रोल ऑफ सोशल मीडिया इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, इन एजुकेटिंग पब्लिक, हाउ इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग ऑनलाइन कैंपेनिंग एंड प्रोपोगेंडा? क्योंकि कई सारे फेक न्यूज़ भी चल रहे हैं, फेक हैंडल्स भी हैं, लाखों के ट्वीट हो रहे हैं पेड बेसिस में, तो उसके लिए सर अपनी तरफ से कुछ एक्शन, रोल ऑफ एक्शन होता है या? जी बिल्कुल। देखिए, मैं पर्सनली इस बात में आजकल बिलीव करता हूँ कि कोई भी यदि नेगेटिव प्रोपोगेंडा चल रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए आपको एक पॉजिटिव प्रोपोगेंडा की ज़रूरत होती है। यदि कोई नेगेटिव चीज़ चला रहा है
तो उसको आप डिफेंड कब तक करेंगे, क्योंकि हज़ारों और से वो चीज़ें चलती है, इतनी वायरल हो जाती है कि उसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो प्रशासन इस बार ये कोशिश कर रहा है कि यदि इस तरह का कोई भी फेक न्यूज़, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ यदि चल रही है तो उसको हम प्रोएक्टिवली पॉजिटिवली एक पॉजिटिव प्रोपोगंडा उसके अगेंस्ट में हम चलाएंगे। जैसा एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, कई जगह पे पुराने कोई वीडियो होते हैं, वो पुराने वीडियो को चला के बोल देते हैं कि देखिए संबलपुर इलेक्शन में ऐसी ऐसी धांधली हो रही है, या फिर वोटर्स को वोट देने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि वो वीडियो संबलपुर का होता भी नहीं है, कट शॉट करके वीडियो एडिट करके इस तरह से फेक न्यूज़ फैलाए जाते हैं। लेकिन इस बार हमारी टीम्स को हमने बोला है कि आपको इतना सक्रिय रहना है कि इस तरह का कोई भी आता है तो आधे घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट बन के एक पॉजिटिव प्रोपोगंडा हमको चलाना है सोशल मीडिया के माध्यम से, फैक्ट चेक जो होता है, जिसकी मदद से लोगों के मन में जो सच्ची बात है वो जाए और झूठी बात बाहर निकले। ये तो पहला हो गया। दूसरा है कि सोशल मीडिया को मतलब उसमें जो चुनावी प्रचार वगैरह जो हो रहा है या फिर जो करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा मीडिया मॉनिटरिंग सेल होता है, जिसमें 24 घंटा वो लोग सारे न्यूज़ चैनल, सारे सोशल मीडिया अकाउंट वो लोग चेक कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि किसी तरह की पेड न्यूज़ आ रही है क्या। और हमारी एक MCMC भी होती है जिसको मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी हम लोग बोलते हैं। तो वो कमेटी प्री सर्टिफाई करती है किसी भी कंटेंट को जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जाता है। यदि बिना सर्टिफिकेशन के यदि कोई किसी सोशल मीडिया में जाता है तो उसको भी हम नोटिस करते हैं उस कैंडिडेट को। तो काफ़ी सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के पास में भी एक साइबर सेल होता है जो ये सारी चीज़ें मॉनिटर करता है और उन अकाउंट्स को वो चेक करता है जहाँ से ये सारी चीज़ें फैलाई जा रही हैं। तो सर उनके ऊपर कुछ एक्शंस भी ले सकते हैं आप लोग? हाँ, उनके यदि ऐसा पाया जाता है कि ये कोई फेक न्यूज़ फैला रहा है या एनमिटी फैला रहा है या वो कुछ कर रहा है तो पुलिस उनके ऊपर एक्शन लेती है, साइबर सेल एक्शन लेता है उनके ऊपर। इस देयर एनी सर टोल फ्री नंबर भी है इस टाइप का कुछ, या फिर ऐसा कोई सेल जहाँ की भी जनरल पब्लिक डायरेक्टली अपने इशूज़ को रेज कर सके, या कहीं पे कुछ धांधली हो रही है या समझ लीजिए मेरे नोटिस में आया या हमारे ऑडियंस है कहीं जा रहे हैं उनको कुछ नोटिस में आया? जी बिल्कुल है। देखिए मैं आपके मंच के माध्यम से सारे संबलपुर वासियों को बताना चाहता हूँ कि 1950 ये एक टोल फ्री नंबर है जो पूरे भारत में है। आप यदि कहीं पर भी आप देख रहे हैं कि किसी तरह की चुनावी धांधली हो रही है, कोई गड़बड़ हो रही है, कहीं कोई पैसा बांट रहा है कि दारू बांट रहा है, लिकर बांट रहा है, तो उसको आप इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकते हैं 1950 के टोल फ्री नंबर पर। इसके अलावा आजकल हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में आप एक सी विजिल नाम का ऐप होता है, सी विजिल, उसको आप डाउनलोड करिए और वो डाउनलोड करने के बाद में आप जो भी आपको गड़बड़ लग रही है उसका फ़ोटो या वीडियो उठाकर आप उसमें अपलोड करके वो भी हमको भेज सकते हैं ताकि हम उसको चाहिए। इनफैक्ट इस बार सी विजिल ऐप का जो है काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। हमारे पास में काफ़ी कंप्लेंट्स आते हैं MCC वायलेशंस के, जिसको इमीडिएटली हम हमारी जो ग्राउंड पे जो टीम है उनको बताते हैं और वो जाके उसको एड्रेस करते हैं। तो एक तो सी विजिल ऐप है, दूसरा 1950 पोर्टल है, या तो तीसरा सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक लिख कर ही हमारे ऑफिस में आप दे दीजिए या ईमेल के माध्यम से आप भेज दीजिए। तो किसी भी माध्यम से यदि आप कंप्लेंट करते हैं उसको एड्रेस किया जाता है। बिल्कुल। वेरी नाइस। तो सर व्हाट स्टेप्स आर बीन टेकन टू इंश्योर इक्वल प्लेइंग फील्ड टू ऑल द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स जी, इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज और इरेस्पेक्टिव ऑफ माने उनका जो बैकग्राउंड है? जी देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इलेक्शन कमीशन के काफ़ी सारे गाइडलाइंस हैं इसको लेकर। पहला तो ये है कि एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके जो भी परमिशन या जो भी लेनी है तो ऑनलाइन माध्यम से, सुविधा पोर्टल के माध्यम से वो लोग लेते हैं। तो वो सारों के लिए ओपन है, सभी के लिए है। और उसमें एक हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी कैंडिडेट। तो हम ऐसे नहीं है कि किसी एक पार्टी को, जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि कोई ग्राउंड यदि उनको चाहिए रैली करने के लिए तो पूरा 1 महीने के लिए वही ग्राउंड को बुक कर दे, ऐसा हम अलाउ नहीं करते। हम सारी की सारी डेट्स किसी एक पार्टी को या एक कैंडिडेट को नहीं देते। उसी तरह से कोई सपोज हेलीपैड यूज़ करना है किसी को, तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को हम वो हेलीपैड यूज़ करने नहीं देते, हम सभी को मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो परमिशन देते वक्त सबसे पहले हमारा ये प्रिंसिपल होता है। दूसरी बात होती है कि सभी कैंडिडेट्स के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल अफिलिएशन
उनके लिए जो एक्सपेंडिचर लिमिट होती है 95 लाख की लोकसभा के लिए और इसके लिए 40 लाख विधानसभा के लिए वो सेम होती है। तो ये आप नेशनल पार्टी से हो या स्टेट पार्टी से हो या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, आपके लिए लिमिट सेम है। लिमिट बिल्कुल सेम है। एमसीसी गाइडलाइन सभी के लिए सेम है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड हम इस तरह से इंश्योर करते हैं सारे कैंडिडेट्स के लिए। तो सर जैसे आपने बताया अभी विधानसभा के लिए 40 लाख फिक्स है एंड लोकसभा के 95 लाख। सपोज आपके नोटिस में आता है कि किसी एक पार्टी ने या किसी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने उसे बहुत ज़्यादा खर्चा, जो कि होता भी है, तो अगर आपके नोटिस में आता है और उसको आप प्रूफ भी कर लेते हैं तो उसके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है? चुनावी देखिए रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में 30 दिन के भीतर हर कैंडिडेट को वेदर दे विन और नॉट, if they are the contesting candidates, they have to submit an account of their expenditure before the DEO. तो वो लोग अपना एक अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हमको सबमिट करते हैं। हमारे पास में भी एक शैडो रजिस्टर उसका मेंटेन होता है अकाउंटिंग टीम के बाद में। तो वो शैडो रजिस्टर में भी हमारे पास भी एंट्री होती है कि इन्होंने क्या क्या खर्च किया हुआ है, कहाँ पे खर्च किया है, क्योंकि हमने वीडियो लिया हुआ है, ये सब लिया हुआ है। उन दोनों को मैच किया जाता है। यदि कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उनको नोटिस होती है और उस लिमिट के विदिन ही उनका खर्चा होता है। यदि उस लिमिट से ज़्यादा यदि उनका खर्चा हो रहा है तो वो मैटर हम पहुंचा देते हैं ऊपर कमीशन के पास में सीईओ के माध्यम से, और फिर ईसीआई उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। तो उसमें तो सर 10,000 रुपये का फाइन है मैक्सिमम। हाँ, वो ईसीआई उस पर डिसीजन लेता है। जो पार्टी या जो व्यक्ति माने करोड़ों में खर्चा करेगा तो उसके लिए 10,000 कोई भी माने पेनल्टी है ही नहीं। एक नहीं लगता आपको, एक जस्ट आई वॉशिंग है जी। वो आखिरकार देखिए वो ऊपर के स्तर का डिसीजन होता है कि वो लोग, हमारा काम है उनका अकाउंट चेक करना, और यदि वो खर्चे लिमिट से ज़्यादा है तो हम उसको ऊपर हम लोग रिपोर्ट भेजते हैं वैसे, और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली एक्शन वो लोग लेते हैं। तो सर ईसीआई की तरफ से वोटर टर्नआउट बढ़ाने हेतु कुछ जगह लकी ड्रॉ जिसमें कि फ्रिज, टीवी, इस तरीके की पहल भी शुरू की गई है। अभी मैं रिसेंटली हमने एक क्लिपिंग भी देखी थी। तो सर उसमें जैसे एक टैगलाइन था, वोट दो और इनाम पाओ। तो क्या संबलपुर में सर इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़, वेदर इट इज़ फ्रॉम CSR फंड या पब्लिक पार्टिसिपेशन, हम उसको कुछ कर सकते हैं ताकि एक जागरूकता है? मैं अनुरोध करूंगा कि आपके मंच के माध्यम से फिर से कि यदि मर्चेंट एसोसिएशन कोई यदि उस तरह से यदि आप कुछ अपने स्तर पे कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं कि आप लोगों को आप अवेयर करिए और एक तरह से उनको परसुएट करिए कि वो जाकर वोट करें। जैसा एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि हमने अभी कुछ ही दिन पहले मर्चेंट एसोसिएशन, होटेलियर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स, पेट्रोल पंप्स, इनको हमने बुलाकर एक मीटिंग की थी और उसमें हमने उनको एक रिक्वेस्ट की थी कि यदि आपसे हो सके तो आप अपने रेस्टोरेंट में आप कुछ वोटिंग वाले दिन जो अपनी एक निशान दिखाए कि देखिए मैंने वोट किया है, उसको यदि आप कुछ 5% 10% डिस्काउंट दे सकते हैं तो देखिए। होटल वालों को बोला था, पेट्रोल पंप वालों को बोला था। तो इस तरह से यदि प्राइवेट प्लेयर्स यदि अपनी ओर से यदि कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल मतलब मैं तो उसको वेलकम करूँगा यदि कुछ होगा। थैंक यू सर। इसमें सर एक पहल हमने भी जनसंवाद परिवार से भी शुरू की है। तो जनसंवाद परिवार के हमारे जो 8-10 मेंबर्स अभी हैं, तो उनके ओर से भी हम एक डिस्काउंट स्ट्रक्चर भी बहुत जल्दी आपके साथ उसको पब्लिकली लॉन्च भी करेंगे। ओके। और भी हमारे इसके ऊपर काफ़ी चर्चा चल रही है बाकी लोगों से भी। इसमें हम मेडिकल के ऊपर भी, होटलियर से भी बातचीत चल रही है। और कुछ एक हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आया था कि मैं एक मैंने वो अनोनिमसली नाम अपना पब्लिश नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि भी मैं अपने तरफ से कुछ कैश में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, अगर इस तरीके का कुछ लकी ड्रॉ वगैरह का कुछ ऑर्गेनाइज हो सके तो। हाँ, आप मतलब बिल्कुल अपने माध्यम से, जैसे मर्चेंट एसोसिएशन हो, होटलियर्स हो, आप अपने माध्यम से अपने स्तर पे उसको बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सर। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट सर, व्हाट इज़ द पावर ऑफ वन वोट? लाइक मेनी वोटर्स यही सोचते हैं मेरे एक वोट से क्या होगा यार, चलता है ना, क्यों जाऊँ वोट देने। तो व्हाट इज़ द पावर ऑफ वन वोट? देखिए बूंद बूंद से घट बढ़ता है, ये तो हमने सुना था। मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इसका आंसर देना चाहता हूँ। किसी भी गाड़ी को यदि आप देखते हैं तो वो गाड़ी में काफ़ी सारे छोटे छोटे नट बोल्ट स्क्रू लगे हुए होते हैं। आप कोई भी मशीन को देख लीजिए, गाड़ी को देख लीजिए, एरोप्लेन को देख लीजिए, इनफैक्ट ये बिल्डिंग को आप देख लीजिए, ये काफ़ी सारी ईंटों से बनी हुई है।
अभी इस बिल्डिंग में से यदि आप एक ईंट निकाल लेंगे तो शायद कोई फ़र्क ना पड़े, आप दूसरी ईंट निकाल लेंगे शायद कोई फ़र्क ना पड़े, तीसरी ईंट निकाल लेंगे शायद कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब वो ईंट आप निकालेंगे तो पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी। उसी तरह से यदि एक गाड़ी में से आप एक एक नट बोल्ट निकालना शुरू करें तो शायद एक नट निकाल लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गाड़ी चलेगी, दूसरा निकाल लेंगे शायद कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन एक नट ऐसी बारी आएगी कि जब वो यदि आप निकालेंगे तो गाड़ी फेल हो जाएगी। तो देखिए, हो सकता है कि आप वो नट बोल्ट हो कि जो मैटर करता है, तो आप वो शायद एक ईंट हो जो मैटर करती है जिसके ऊपर ये बिल्डिंग है। तो हमारे जो डेमोक्रेसी है ये करोड़ों जनमान्य, करोड़ों वोटर्स के मतलब के ऊपर बनी हुई है, उसके ऊपर टिकी हुई है, और हर एक वोट मैटर करता है उसके अंदर, हर वोट मैटर करता है, क्योंकि वोटिंग ये एक अधिकार है जो आपको हमारा भारत का संविधान देता है, और ये अधिकार हर किसी को है, इक्वली है। तो एक वोट का क्या वैल्यू है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि वो आपकी अपनी ज़िंदगी तय करता है, वो हमारी पूरी डेमोक्रेसी को उसने टिका कर रखा है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे एक वोट से क्या होगा, आप ही का वो एक वोट है जिसने इस बिल्डिंग को टिका के रखा हुआ है यहाँ पर। तो मेरा जवाब यही है इसके लिए। सर, इसके बाद हम कुछ ओपन सेशन में भी पब्लिक से भी जो ऑडियंस है उनसे जी। भी 2-3 क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे जी। तो उसके पहले एक आखिरी सवाल जो कि पब्लिक से हम जमा किए थे, जो कि काफ़ी तीखा भी है, और मैं चाहूँगा कि आप उसका बिल्कुल सीधा जवाब दें। जी। कंसिडरिंग द हाई प्रोफाइल स्टेटस ऑफ संबलपुर लोकसभा सीट, सर, विद द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर कंटेस्टिंग डायरेक्टली and the BJD General Secretary actively involved, they are contesting each other. Do you feel any kind of pressure from either state government or central government? देखिए, प्रेशर आप यदि इस तरह से बोल रहे हैं कि कोई ऊपर वाला प्रेशर हमारे ऊपर कर रहा है तो Definitely. वैसी कोई बात नहीं है। Okay. मेरे ऊपर बाहरी कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन हाँ इंटरनल प्रेशर बिल्कुल है, और वो इंटरनल प्रेशर मेरा परफॉर्मेंस प्रेशर है। Performance. मैं चाहता हूँ कि मैं बेस्ट परफॉर्म करूँ। ये चूँकि मेरी पहली कलेक्टर की पोस्टिंग है, और मतलब मैं बहुत शुक्रिया देता हूँ भगवान को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया एज अ कलेक्टर एक संबलपुर जैसे ज़िले में निर्वाचन करवाने का। क्योंकि सर संबलपुर बोला जाता है इज अ गेटवे टू वेस्टर्न उड़ीसा। बिल्कुल। तो संबलपुर में मेरी कलेक्टर की पोस्टिंग हुई, उसके लिए मैं लॉर्ड जगन्नाथ और माँ समलेश्वरी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। और जैसे ही मेरी पोस्टिंग हुई वैसे ही चुनाव हमारे सामने थे, तो एक अंदर से बिल्कुल एक प्रेशर है, एक एंग्जाइटी होती है, एक परफॉर्मेंस प्रेशर होता है कि मेरी ओर से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मेरी ओर से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, या फिर मैं सारे रूल्स को मैं फॉलो करूँ, सारे गाइडलाइंस को ठीक से पढूँ, किसी के साथ में भी कोई अन्याय ना करूँ, या कोई भी मेरे ज़िले में कोई खराबी ना हो। वो प्रेशर ज़रूर है अंदर से, लेकिन बाहरी प्रेशर यदि आप बोल रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं है। वो पॉलिटिकल प्रेशर या बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। या कुछ ऐसा होने का आपको आभास हुआ होगा जिसको कि आप डिफेंड किए कि भी मैं इस तरीके का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, वैसा कुछ अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। मैं चाहूँगा कुछ मैं और इनसे पर्सनल क्वेश्चंस भी करूँ, तो अगर आपके माध्यम से अगर कुछ ले जाना भूल गए हैं तो आप पैन कार्ड, UDID, कोई स्वास्थ्य बीमा कार्ड या कोई बैंक पासबुक जिसमें फोटो हो आपकी, या मनरेगा कार्ड या पेंशन या पासपोर्ट कुछ भी लेके जाएंगे तो यू विल बी अलाउड टू वोट। इज इट करेक्ट सर? देखिए जी बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना ज़रूरी होता है। तो यदि आपका नाम वोटर तालिका में है, तो यदि और आपके पास में वोटर ID नहीं भी है, तो आप कोई भी इन 12-13 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट है, यदि उनमें से उसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, इनको ले जाके यदि आप अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं तो आपको वोटिंग देने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इनफैक्ट इसके अवेयरनेस के लिए हम सारे पोलिंग स्टेशंस के ऊपर एक वोटर फैसिलिटेशन पोस्टर भी लगाते हैं जिसमें ये 12 डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा हुआ होता है। मैं अंकित अग्रवाल, मारवाड़ी युवा मंच अध्यक्ष। सर, मैं जैसे अभी डॉक्टर पुरुषोत्तम सर ने पूछा कि हम जो भी आई कार्ड लेके जाएंगे, सर क्या ये डिजिटली भी हम वहाँ पे शो कर सकते हैं?
जी देखिए एक डिजी लॉकर एक होता है जिसके अंदर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ही उसको वैल्यू होती है, तो आप बिल्कुल वो यूज़ कर सकते हैं। डिजी लॉकर के थ्रू ही हमें डिजी लॉकर के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। एंड सर मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपने कहा कि 1950 एक हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे आप किसी भी इंसिडेंट का कंप्लेन कर सकते हैं। क्या सर इसका कोई भी कंप्लेनेंट का कोई ट्रैक रिकॉर्ड वहाँ पे रहता है? बिल्कुल रहता है। जब भी देखिए जब भी कॉल आता है तो हमारे कॉल सेंटर में एक रजिस्टर मेंटेन होता है, उसमें तो कॉल करने वाले का हम पहले नाम पूछते हैं। यदि वो अपने आप को एनोनिमस रखना चाहता है तो हम एनोनिमस लिख देते हैं। वो जिस नंबर से फ़ोन आया उसकी ट्रैकिंग होती है, कंप्लेंट क्या है वो लिखा जाता है, और फाइनली जब तक वो कंप्लेंट हमारी टीम उसको एड्रेस नहीं कर देती है तब तक उसकी ट्रैकिंग होती है। सर ऐसा नहीं लगता कि अगर इलेक्शन के बाद ये एक थ्रेटनिंग भी हो सकता है कंप्लेनेंट के ऊपर में? इसीलिए तो एनोनिमस हम रह सकते हैं, यदि आप चाहें तो अपना नाम को रिवील ना करें। तो इसे कोई और दूसरी बात यह है कि ये जो भी कंप्लेंट आती है ये हमारे जिला अधिकारी के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के यहाँ पर आती है, तो उसका कोई बाहर डेटा जाना या कोई क्या कंप्लेंट कर रहा है वो जाने का कोई नुमाइश नहीं है। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर अमित सर, जो मेडिकली इल पेशेंट हैं या जो अपने संबलपुर के रहने वाले जो संबलपुर आ नहीं पा रहे हैं वोटिंग डे में, ये दोनों किस प्रकार से वोट कर सकते हैं? देखिए एक पोस्टल बैलेट का एक होता है, लेकिन जो दो कैटेगरीज आपने बताई कि जो मेडिकली इल है या जो बाहर रह रहे हैं उन वो किस तरह से वोटिंग कर सकते हैं, उनके लिए एक ही माध्यम है कि वो अपने पोलिंग स्टेशन पे आके वोट करें। लेकिन पोस्टल बैलेट जो सुविधा जो होती है वो 3-4 तरह के लोगों के लिए होती है। पहले तो ये कि जो नेवी में, आर्मी में या एयरफोर्स में अपने घर से दूर मतलब आर्मी में काम कर रहे हैं उन लोग, सर्विस वोटर्स जिसको हम बोलते हैं, उनके लिए होती है। दूसरा होता है कि इलेक्शन कमीशन ने ये सुविधा उन लोग के लिए भी दी है कि जिनकी एज 85 से अधिक है, 85 प्लस। और तीसरा होता है कि जो लोग PWD है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40%, उन लोगों के लिए होती है। एक होती है कि जो इलेक्शन ड्यूटी में तैनात है, कि जैसे हमारे पोलिंग पर्सनल होते हैं, सेक्टर ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस वाले होते हैं जो इलेक्शन ड्यूटी कर रहे हैं उस दिन। और एक और होता है एसेंशियल सर्विसेज, जैसे काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो उस दिन बंद नहीं की जा सकती वोटिंग के लिए, उनको छुट्टी नहीं मिलती है। जैसे डॉक्टर्स हो गए, सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ये नहीं बोल सकते कि आज हम काम नहीं करेंगे क्योंकि हमको वोटिंग देने जाना है। या फिर जो नर्सेस होती है, जो भी हॉस्पिटल में जो भी काम कर रहे हैं, या उसके बाद में आपके जो सिटी बसेस चलती है या आपके जो गवर्नमेंट बसेस चलती है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर्स, कंडक्टर्स होते हैं, वो लोग भी एसेंशियल सर्विस होते हैं, तो उन लोग के लिए भी होती है। तो फिर फायर वाले होते हैं, कहीं कुछ फायर इंसिडेंट हो जाए तो फायर फाइटिंग के जो लोग होते हैं वो लोग भी एसेंशियल सर्विस, तो उन लोग के लिए भी ये सुविधा है। तो बेसिकली एसेंशियल सर्विस वालों के लिए होती है, सर्विस वोटर्स और जो एब्सेंटी वोटर्स, सीनियर सिटीजन्स, और उनके लिए होती है। एक और कैटेगरी है जो कि अभी रेलेवेंट नहीं है, कि कोविड पेशेंट्स, कि यदि कोई कोविड के लिए क्वारंटीन्ड है या हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उनके लिए भी होती है। लेकिन अभी प्रैक्टिकली कोविड का कोई हमारे पास में केस नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास में कुछ आया नहीं है। ये जो फॉर्म 12D होता है वो मेडिकल पेशेंट्स यूज़ नहीं कर सकते? जी नहीं, अभी एज ऑफ नाउ वो सुविधा नहीं है, वो सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए है। थैंक यू सर। जी सर नमस्कार। सर हमारे बच्चे अगर बाहर पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस हैं कुछ? उनका नाम कहाँ पर एनरोल्ड है? यहीं पे संबलपुर लोकल में। तो मैं बिल्कुल आपको बोलूँगा कि आप उनको बुलाइए, यहाँ पर छुट्टी का दिन है, यहाँ पर आकर वो वोटिंग करें उस दिन। एग्जाम शेड्यूल से उनकी भी इंक्लाइनेशन कोई एक पार्टी की तरफ हो सकती है कि वो ओपोजिशन को या सत्ता पर किसी को भी सपोर्ट करते हो, तो एज ए पोलिंग पर्सनल्स वो लोग किस तरीके से आप इम्पार्शियलिटी को डिफाइन करते हैं या इंश्योर करते हैं कि वो लोगों की इंक्लाइनेशन जो है वो उस पर हावी नहीं हो? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी ज़िले में या किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन लोगों को पोस्ट नहीं किया जाता है जिनका वहाँ के नेटिव्स हो। जैसे संबलपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो संबलपुर का लोकल हो या यहाँ का नेटिव हो, यहाँ का रहने वाला हो, जिसका होम डिस्ट्रिक्ट संबलपुर हो। तो सबसे पहले तो हम लोग कोशिश करते हैं कि, क्योंकि जनरली आपका जो इंक्लिनेशन आपके होम डिस्ट्रिक्ट में या आप जहाँ पे आपका घर है वहाँ पे हो सकता है, यदि आप किसी दूसरे ज़िले में हैं कहीं तो आप न्यूट्रल रहते हैं।
तो सबसे पहले तो वो होता है, काफ़ी सारे ट्रांसफ़र्स होते हैं इलेक्शन के पहले, और उसमें इंश्योर किया जाता है कि कोई भी अधिकारी जो इलेक्शन से जुड़ा हुआ है वो इस डिस्ट्रिक्ट का नेटिव ना हो। दूसरी बात होती है कि हमारे जो पोलिंग पर्सनल होते हैं उनके काफ़ी सारे रैंडमाइजेशन होते हैं। जैसे संबलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग काम करेंगे वो कुचिंडा से आएंगे या रेडाखोल से आएंगे, या संबलपुर वाले लोग वहाँ जाके काम करेंगे। वहाँ पर भी वो लोग किस बूथ में जाएंगे ये उनको उसी दिन पता चलता है जिस दिन वोटिंग के जब उनका डिस्पर्सल होता है। उनको तब तक पता नहीं होता है कि वो किस बूथ में जाके काम करने वाले हैं। तो मतलब उनका यदि कोई इंक्लिनेशन है भी तो मुझे नहीं लगता कि मतलब वो इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि काफ़ी रैंडमाइजेशन होता है चीज़, और सिस्टम इंश्योर करती है कि वो किसी भी तरह की मतलब पार्शियलिटी ना करे या उस तरह के काम ना करे। और तीसरी बात एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम लोगों ने भी सभी को निर्देश दिए हुए हैं फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल कि इस तरह का यदि कोई इंसिडेंस यदि हमारे सामने आता है, यदि आप पार्शियलिटी कर रहे हैं या फेवरेटिज्म कर रहे हैं, तो उनको हम बख्शेंगे नहीं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन होगी। तो वो एक मन में एक डर भी कहीं ना कहीं होता है, तो उसकी वजह से भी हम इंश्योर करते हैं कि इस तरह का कोई सिस्टम में गड़बड़ी ना हो। तो सर सिरपुर आपका नेटिव प्लेस, फिर कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए सिंगापुर, फिर अगेन बैक टू सिरपुर, फिर संबलपुर, तो ये कुछ इक्वेशन ऐसा लगता है कि एस एन कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं। जी बिल्कुल है। मतलब एक इत्तेफाक बोलिए या जो भी संजोग बोलिए, सिरपुर से सिंगापुर फिर वहाँ से संबलपुर, तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। मैंने हर जगह कुछ ना कुछ सीखा है। सिरपुर में तो पैदाइश हुई है, वहाँ पे मेरी बेसिक एजुकेशन हुआ है। उसके बाद मैं सिंगापुर में गया पढ़ने के लिए, वहाँ पे नौकरी भी की। हाँ। और वहाँ पे भी काफ़ी कुछ सीखा। फिर संबलपुर में अभी तो कलेक्टर बन के आया हूँ, तो यहाँ पे तो सीख ही रहा हूँ हर दिन। तो मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और लोगों से बहुत प्यार मिला है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ वेटी डिग्री कॉलेज। सर माय क्वेश्चन इज what are the new code of conduct or the strict rules that have implemented this year? New codes. Yeah. See, this year the thing is कि we have increased our security layers everywhere. So the number of flying squads, number of check nakas, checkposts, we have increased tremendously this time, so that there is no any kind of misuse. Then we are using technology a lot this time. This time, as I told before, we have election seizure management system, ESMS, in which there is a real time, seizure happening, real time they're uploading, and they are supposed to address any complaint within 100 minutes. So 100 मिनट में यदि आप मतलब सी विजिल ऐप में या 1950 के माध्यम से यदि आप कोई भी कंप्लेंट करते हैं तो 100 मिनट मतलब 2 घंटे से भी कम में उसका निराकरण होता है। So this time it has increased tremendously, so that and the transparency is maintained. उसका पूरा ECI तक उसका मॉनिटरिंग होता है, हमको उसका आता है कि हमारे ज़िले में कितने कंप्लेंट्स आ रहे हैं, कितने आप 2 घंटे के 100 मिनट्स के विदिन में आप कितने एड्रेस कर रहे हैं, लोग भी उसको देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं इस बार। Sir, and also I feel privileged being part of this because being a first time voter I knew so many things about the elections. Thank you sir. Thank you, thank you. जिलापाल महोदय जुआर आउ मुई सुब्रत कुमार पंडा संबल स्वेच्छासेवी अनुष्ठान रो संपादक। मुई गुटे क्वेश्चन करवा लगी चाहूँ सर को, ये हमर 100% वोटिंग सर नहीं हो किसी भी तरह कंट्री हो कि हमर देश रे 100% वोटिंग नहीं हो। तो मुई जानवा लगी चाहूँ जे सर केन केन कारण रु समान वोटिंग दे नहीं आसवा, तो सेतार ऊपर सर हमर ये जिला प्रशासन हो कि सरकार हो तार ऊपर पदक्षेप काण होउची सर 100% वोटिंग करवा लगी सर। ओके, धन्यवाद। देखंतु आपण तो संबलपुरी भाषा रे मोते प्रश्न पचारले, बट मु ओडिया रे उत्तर देबी आपण को। तो 100% वोटिंग आमर मध्य उद्देश्य रोचे जे पूरा 100% वोटिंग हो आम पूरा भारत देश रे। ताले भी आमे जदि देखिबा केते माने मु जेमती कहिथिली जे केते ना एमती रोची जे काटिबा कथा वोटर तालिका रे जेटा कटा हेइनी कौन सी कारण जोगो। सो सेटा सेतिपाई से माने वोट देबा को जाउ नांती, केते लोक शिफ्ट हे जानती एंड मोमेंट रे एठी रहू नांती, पढ़ाई जानती। जेमती कहले कि कॉलेज रे पिला पढुछंती एठी ना तांकर अछि बाहरे पढुछंती, से माने आसी पारिबे नहीं।
तो सेमती बहुत गुड़ाए मैंने लोक थांती जो कि हॉस्पिटल रे अच्छी कि कौ कारणवश जाऊँ कि कार ब्याघर अच्छी किसी अच्छी तो से मैंने आमर होनी ताले भी आप देखूँ आमर संबलपुर जिले में 76% वोटर टर्नआउट होची जो कि भारत देश में माने अपन जातीय स्तर यदि देखिए तो गोटे भल रोचे वोटिंग परसेंटेज ताकू ए थोड़े आमर चेष्टा अच्छी आमको निर्देश भी अच्छी जे ताकू बढ़ाई करी आमे 80% पर्यंत आमे नहीं के ताकू जीवा तो से आम बहुत स्वीप एक्टिविटीज करूँ आम बहुत अवेयरनेस करूँ विविध माध्यम रु आउ माने मोर एक्सपेक्टेशन अच्छी जे एथरे आमे ताकू आउरी भी बढ़ाइबा स्पेशली हमारा संबलपुर शहर रे जोति के भी आउरी भी कमी थिला लास्ट टाइम ताकू एथरे बढ़ाई करी आमे बहुत आगो को नहीं जीवा सर थैंक यू सर बाकी सर आम चाहूँ कि सर 100% जेन भोटिंग होबार सर कंट्री रे नाई हबार से लगी आम चाहूँ कि मनकर से भोट दे ना गला तार गोटे रिजन जनाबार कथा बेले सरकार गोटे से सिस्टम करवार कथा आम कहीं लगी भोट ना दे गलु से तार माने रिजन हबार कथा से बिना कारण रे पिकनिक करीगला तो से भोट दे ना जीवार घरे रही जाऊे से छुट्टी मनाऊे भोट दे ना जीवार तो से तो रिजन सार हबार अलग कंट्री रे जनता सार भोट ना दे गले रिजन काଣା बोली रिटर्निंग ऑफिसर के जनाऊन से मैंने तो ई जिनिसटा इंडिया रे सर ना हबार तो से जिनस लगी सरकार काଣା करूछन सेटा सर हमें जानवा देखो आमे कहा को तो एमती जोर जबरदस्ती आम करि पारिबानी जे कि चाहू छांती से जाय करी वोट करिवे ताले भी आमे तांको मोटिवेट करूछु आमे अवेयरनेस करूछु जे आपण जाय करी वोट दियंतु एटा आपणकर दायित्व मध्ये अछि अधिकार मध्ये अछि बुझले सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू परसू देम टू मोटिवेट देम मेक देम अवेयर कि एटा ये आम आपणकर अधिकार मध्ये आपण देखिए बड़ बड़ सेलिब्रिटी माने वीडियो करके छाड़ुचंती अमिताभ बच्चन हुअंतु कि राजकुमार राव हुअंतु कि सचिन तेंदुलकर हुअंतु से समस्ते वोटर मानू मोटिवेट करबा पई एबे गोटे वीडियो चलीथिला आशुतोष राणा से भी कही समस्त को अनुरोध करथिले कि जायकरी वोट दियंतु सो एमती आमे मोटिवेट करू आउ जाहेले भी जदि कहार इच्छा नहीं अल्टीमेटली वोट करवाटा तो ताकू आमे तो माने एमती फोर्स करि पारिबानी बट गोटे जिनस अच्छी जो आपन जो कहउचंती जे केतेटा जगार आमे देखू जे लोक माने किछि माने प्रशासन तरफ रु माने जदि किछि प्रॉब्लम जोगु से माने वोट दउ नांदी केते जगार आमे देखुछु जे कंप्लेंट आसे से कहउचंती कि हमर ए डिमांड थिला आमे एति पई आमे वोट देलुनी आपन एरे पूरा करनी से मानन को एड्रेस करबा पई हमर स्पेशल मेजर्स रहउची ड्राइव्स रहउची कि बायकॉट ऑफ वोट माने वोट वर्जन जाको आमे कहू जदि सेमती को जगार आमे पाउछु से जगह को जाय करी हम आरो माने हमर टीम माने ताको एड्रेस करंती लोक मानो को बुझांती कि एटा 5 वर्ष रु थरे आपन को ये सुजोग दिया जाउची आपन वोट दियंतु आ आपनकर जहाँ भी प्रॉब्लम अच्छी ताकू आमे आईन को देखी करी आमे ताकू सॉल्व करिबा इलेक्शन सरला पर सो सेते के आमे प्रयत्न आमे करू नाम शीतल अग्रवाल है जैसे हमारे एक बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली है और काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं कि हमारे एरिया में कौन कैंडिडेट है तो ऐसा कुछ है जिससे मतलब ऐप या कुछ हमको पता चल सके कि कौन सा कैंडिडेट हमारे एरिया से लड़ रहे हैं क्योंकि हमारा क्या होता है लास्ट मोमेंट में जा रहे हैं हस्बैंड लोग बोलते हैं इसको वोट देना उसको वोट देना और जैसे हमारे घर पे 22 लोग हैं तो हमारे घर पे फर्स्ट टाइम यूज़र्स मतलब वोटर्स ही 3 से 4 है तो हम उनको भी मतलब इन्फ्लुएंस कर सकें कि तुम देखो और वोट करो देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है आप मैं जो बोलता हूँ एथिकल वोटिंग की जो बात करते हैं वो यही होती है कि आप अपनी इच्छा से अपने मन से आप वोटिंग दें ना कि आपके हस्बैंड ने आपको बोला है इसलिए बोल रहे हैं या किसी और इन्फ्लुएंस से तो हर किसी को अपना अपना मताधिकार अपनी इच्छा से प्रयोग करना चाहिए तो इसमें सबसे सिंपल एक तरीका है कि हमारे जो जिले की वेबसाइट है sambalpur.nic.in उस पर आप जाइए उसमें एक इलेक्शन का एक टैब है उसमें जब जाइए उसमें आपको सभी कैंडिडेट का हमने नोटिस डाल रखा है कि आज तक का हमारे ज़िले में हमारे स्पेशली संबलपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में किन किन प्रत्याशियों ने फॉर्म भरे उनके नाम हैं उन्होंने उनके फॉर्म के साथ में एक एफिडेविट होता है वो एफिडेविट में वो सारा कुछ डिक्लेयर करते हैं उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है उनके पास कितनी संपत्ति है उनके कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या कुछ क्रिमिनल एंटीसीडेंट है क्या वो सारा कुछ वो उसमें डालते हैं आप उसको खोल के एक एक का देख सकते हैं कि कौन कैंडिडेट कौन है कौन सी पार्टी को बिलोंग करता है उनका बैकग्राउंड क्या है उसके पास कितनी संपत्ति है उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड है क्या वो सारा आप देख सकते हैं
और ये छोड़कर भी एक आपके पास एक मोबाइल ऐप है KYC जिसको हम बोलते हैं, नो योर कैंडिडेट। नो योर कैंडिडेट को भी आप डाउनलोड करिए, उसमें अपना जो वोटर ID नंबर है वो डालिए, उसमें ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन कैंडिडेट्स हैं, उनका सारा बैकग्राउंड उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं आपको जानने के लिए। थैंक यू सर। एक जिला स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर और नेशनल लेवल तक लेके जा सके। और पुनः हम इसी प्रतीक्षा में रहेंगे, पुनः आपसे इस बार तो इलेक्शन के टॉपिक पे चर्चा हुई, आगे भी जैसे कि मैंने आपके ऊपर रिसर्च किया तो आपका खुद का अपना YouTube चैनल है जिसमें कि 20,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं और मोर देन 119 वीडियोज़ ही हैज़ अपलोडेड सो फार टू द एस्पिरेंट्स IAS एंड UPSC कैंडिडेट्स। तो काफ़ी अच्छा प्रयास है सर का। सर कविता में भी काफ़ी पारंगत है, अभी अब समय मिल पाता है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो मैं चाहूँगा कि जनसंवाद की ओर से, जनसंवाद के परिवार से पुनः इलेक्शन के बाद एक और आपके साथ जी हम एक पॉडकास्ट करें जिसमें आपके साथ हम इसी तरीके से 1-to-1 होंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे हम बातें करेंगे। श्योर सर जी ठीक है, मुझे भी बहुत खुशी होगी और आपका ये बहुत ही अच्छा मंच है। जैसा कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, पॉडकास्ट का ज़माना है, तो आपने ये एक संबलपुर में एक शुरुआत की है। मैं भी आपको शुभकामनाएं दूंगा कि संबलपुर के स्तर से आप भुवनेश्वर के स्तर पे जाइए, भुवनेश्वर से आप दिल्ली के स्तर पे जाइए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मतलब मैं बहुत ही फॉर्चुनेट भी हूँ कि आपका पहला एपिसोड आप मेरे साथ में कर रहे हैं इलेक्शन के टाइम में। इस माध्यम से मुझे जनता से, सिटीज़न से जुड़ने का एक मौका मिला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो शो है हमारा, ये हमारे संबलपुर की लाखों जनता देखेगी और उनके मन में जो भी इलेक्शन से रिलेटेड प्रश्न है, डाउट्स है, वो कुछ स्तर पे मतलब हमने आज क्लियर किए होंगे, जो बहुत सारे प्रश्न आपने पूछे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए भी, और इसको कंटिन्यू रखिए। और जब भी मेरी ओर से यदि कुछ हो सकता है तो मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू।